नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं समकालीन दक्षिण एशिया की। एक ऐसा इलाका जो विरोधाभासों से भरा हुआ है। यहाँ पुरानी परंपराएं और नई उम्मीदें एक साथ चलती हैं और यहाँ की राजनीति का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को मिलकर समझते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा तथा आपसी शंका और विश्वास एक साथ बसते हैं। ये लाइन दक्षिण एशिया की पूरी कहानी कह देती है। मतलब एक ही जगह पर दोस्ती भी है, दुश्मनी भी, उम्मीद भी है और निराशा भी। ये जो अजीब सा संतुलन है ना, यही यहाँ की राजनीति, समाज और भविष्य को तय करता है। तो आज हम 4 हिस्सों में इस सफर को पूरा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर दक्षिण एशिया को विरोधाभासों का क्षेत्र कहते ही क्यों हैं। फिर यहाँ लोकतंत्र का सफर कैसा रहा है, उसमें क्या-क्या उतार चढ़ाव आए हैं, वो देखेंगे। इसके बाद उन संघर्षों की बात करेंगे जिन्होंने इस इलाके को उलझा रखा है। और आखिर में हम शांति और सहयोग की उन कोशिशों को जानेंगे जो इन सब मुश्किलों के बावजूद जिंदा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ये दक्षिण एशिया है क्या और क्यों इसकी पहचान इन विरोधाभासों से जुड़ी है? देखिए, दक्षिण एशिया का मतलब सिर्फ नक्शे पर मौजूद कुछ देश नहीं है। इसने बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे 7 अलग-अलग तरह के देश शामिल है। अब जरा इसकी ज्योग्राफी देखिए। उत्तर में हिमालय की ऊंची दीवार है और बाकी 3 तरफ से ये समुद्र से घिरा है। इसी वजह से इस पूरे इलाके की एक अलग ही पहचान बनी है, जिसने यहाँ के इतिहास और राजनीति दोनों पर बहुत गहरा असर डाला है। अगर दक्षिण एशिया के इस विरोधाभास को समझना है ना, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत-पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। सोचिए जरा, मैदान पर जब मैच चल रहा होता है तो जुनून और प्रतिद्वंद्विता अपने चरम पर होती है। लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता है, वही फैंस मैदान के बाहर एक दूसरे की मेहमान नवाजी करते हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं। बस यही दोस्ती और दुश्मनी का अनोखा मेल इस क्षेत्र की असली पहचान है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस पूरे इलाके में लोकतंत्र का सफर कितना अलग-अलग और उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। लोकतंत्र की राह पर इस इलाके के देशों का अनुभव एक जैसा नहीं रहा है। एक तरफ भारत और श्रीलंका हैं, जहां आज़ादी के बाद से लोकतंत्र की गाड़ी कमोबेश पटरी पर चलती रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, जहां की राजनीति एक पेंडुलम की तरह रही है। कभी चुनी हुई सरकार तो कभी सेना का शासन। इस वजह से वहां संस्थाएं कभी ठीक से मजबूत ही नहीं हो पाईं। पाकिस्तान की कहानी को देखें तो ये बार बार दोहराई जाने वाली एक कहानी लगती है। 1958 में जनरल अयूब खान ने तख्ता पलट किया, फिर 1971 में याहिया खान, 1977 में जनरल जियाउल हक और फिर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ। सेना ने बार बार लोकतंत्र की पटरी से ट्रेन को उतारा है। हाँ, 2008 के बाद से लोकतांत्रिक सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन ये इतिहास आज भी वहाँ की राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ता है। नेपाल की कहानी तो और भी ज्यादा नाटकीय है। सोचिए, एक देश जहां सदियों से राजा का राज था, जहां सारी ताकत राजा के हाथ में थी, लेकिन वहां के लोगों ने लोकतंत्र के लिए एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ा और नतीजा ये हुआ कि 2008 में राजशाही को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और 2015 में एक नया संविधान अपनाकर नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। और ये बदलाव की लहर सिर्फ बड़े देशों तक ही नहीं रुकी, छोटे देशों में भी लोकतंत्र की चाहत दिखी। भूटान में तो खुद राजा ने पहल की और 2008 में देश को एक संवैधानिक राजतंत्र में बदल दिया। वहीं मालदीव ने भी सल्तनत का दौर पीछे छोड़ा और एक मल्टी पार्टी सिस्टम अपनाया। ये सारे उदाहरण यही दिखाते हैं कि इस इलाके में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो इन सब उतार चढ़ाव के बावजूद एक बात साफ है, सर्वे ये बताते हैं कि दक्षिण एशिया में चाहे कोई किसी भी धर्म या वर्ग का हो, लोकतंत्र के लिए लोगों के मन में एक गहरा सम्मान और समर्थन है। ये कोई सिर्फ अमीर देशों का सपना नहीं है, बल्कि यहाँ के आम लोगों की आकांक्षा है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसके बिना दक्षिण एशिया की कहानी अधूरी है, यहाँ के आपसी और अंदरूनी संघर्ष। ये संघर्षों का ऐसा जाल है जिसने इस पूरे इलाके के हालात को बनाया, बिगाड़ा है। और जब भी दक्षिण एशिया में संघर्ष की बात होती है तो सबसे पहले और सबसे बड़ा जिक्र आता है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते का। और इस रिश्ते के केंद्र में 1947 से लेकर आज तक कश्मीर का मुद्दा बना हुआ है। ये तनाव सिर्फ बातों या सीमा पर छोटी-मोटी झड़पों तक ही सीमित नहीं रहा।
1947-48, 1965 और 1971 में 3 बड़ी जंगें लड़ी गईं। फिर 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए, जिसने इस दुश्मनी को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे दिया। और 1999 का कारगिल संघर्ष इस बात का सबूत था कि ये इलाका कितना संवेदनशील और अस्थिर है। और मामला सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर पर कंट्रोल से लेकर सर क्रीक जैसे पानी के विवाद तक कई और मुद्दों पर भी दोनों देशों में तनाव बना रहता है। हथियारों की लगातार चलती होड़ और सीमा पार आतंकवाद के आरोप, ये सब इस रिश्ते को और ज्यादा उलझा देते हैं। दक्षिण एशिया का एक और बहुत दर्दनाक अध्याय है श्रीलंका का जातीय संघर्ष। ये दशकों तक चला एक भयंकर गृह युद्ध था। एक तरफ बहुसंख्यक सहेली सरकार थी और दूसरी तरफ लिट्टे, जो तमिल अल्पसंख्यकों के लिए तमिल ईलम नाम का एक अलग देश बनाना चाहते थे। हालांकि 2009 में ये लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन इसके जख्म आज भी वहां के समाज में बहुत गहरे हैं। इतने सारे संघर्षों की बात करने के बाद सवाल उठता है कि क्या यहाँ शांति की कोई गुंजाइश है भी? क्या सहयोग की कोई उम्मीद है? तो चलिए अब इसी की तलाश करते हैं हमारे आखिरी हिस्से में। इन सब तनावों के बीच सहयोग की एक बड़ी उम्मीद जगी थी 1985 में, जब सार्क की स्थापना हुई। ये एक बहुत बड़ा कदम था। मकसद ये था कि ये सारे देश मिलकर व्यापार, विकास और संस्कृति जैसे मुद्दों पर काम करें। उम्मीद ये थी कि शायद आर्थिक सहयोग से राजनीतिक दूरियां कम हो जाएं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कागज पर जो दिखता है, हकीकत उससे अलग होती है। इन देशों के आपसी राजनीतिक मतभेद और ख़ास तौर पर भारत-पाकिस्तान का तनाव हमेशा सार्क की राह में एक बड़ा रोड़ा बना रहा। इस वजह से ये संगठन कभी भी अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर पाया और इसे बहुत सीमित सफलता ही मिली। फिर एक और कोशिश हुई आर्थिक मोर्चे पर। 2004 में साफ्टा नाम का समझौता हुआ। इसका मकसद था कि पूरे इलाके में कस्टम ड्यूटी कम करके एक फ्री ट्रेड जोन बनाया जाए। इससे व्यापार तो बढ़ा, लेकिन जो राजनीतिक अविश्वास था वो यहाँ भी आड़े आ गया और ये अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुँच पाया। और इस पूरी तस्वीर में सिर्फ यही देश नहीं है, चीन और अमेरिका जैसी बाहर की बड़ी ताकतें भी यहाँ एक अहम रोल निभाती हैं। चीन की पाकिस्तान से गहरी दोस्ती और उसका बढ़ता निवेश यहाँ के शक्ति संतुलन को लगातार बदल रहा है। वहीं अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है और अक्सर भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता है, क्योंकि इस इलाके की स्थिरता अमेरिका के अपने हितों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आखिर में हम उसी बुनियादी सवाल पर वापस आ जाते हैं। दक्षिण एशिया का भविष्य क्या होगा? संघर्ष या सहयोग? इस सवाल का जवाब किसी और के पास नहीं है। इसका जवाब इसी क्षेत्र के लोगों और उनके नेताओं के हाथ में है। वही ये तय करेंगे कि वो एक दूसरे से लड़कर अपना